तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज जंग के 14वें दिन एक हल्की सी उम्मीद जगी है, बंधी है कि शायद जंग रुक जाए, थम जाए। और उसकी वजह यह है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जेलेंस्की, उन्होंने एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि वो नेटो के साथ जाने की अब जिद नहीं करेंगे और कोशिश भी नहीं करेंगे और बात भी नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको पता है कि अमेरिका की सरपरस्ती में, अगुवाई में 30 देशों ने मिलकर एक नेटो नाम की सेना बना रखी है। जो इन 30 देशों पे हमला करता है वो सारे 30 मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो यूक्रेन भी चाह रहा था कि कम से कम उसकी भी सुरक्षा हो, तो नेटो में जाने की बात कर रहा था। लेकिन रूस लगातार इस बात का विरोध कर रहा था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बने, क्योंकि रूस को ये डर था कि अगर नेटो का मेंबर यूक्रेन बनता है तो जो नेटो की सेनाएं हैं वो रूस की दहलीज तक आ जाएंगी और उसकी अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो बात यहीं से बिगड़ी थी जब से जेलेंस्की ने कहा था कि हम नेटो के साथ जाएंगे। पुतिन मना कर रहे थे। अब लेकिन 14 दिन की तबाही, बर्बादी, इतनी सारी जान जाने के बाद, और सबसे बड़ी बात नेटो की ही बेवफाई को देखते हुए, बेवफाई इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका और नेटो ने ही खूब भड़काया और खूब एक तरह से भड़काया भी यूक्रेन को कि रूस और पुतिन अगर हमला करेगा तो हम लोग बैठे हुए हैं, देख लेंगे। लेकिन 14 दिन हो गए, जेलेंस्की गिड़गिड़ाते रहे, भाई नेटो हमारी मदद करो, हमें हथियार दो, हमारी तरफ से लड़ो। लेकिन बातें खूब की नेटो ने, अमेरिका ने खूब सारी बंदिशें भी लगा दी रूस पर, लेकिन लड़ने के लिए कोई आया नहीं। और इधर एक एक कर शहर तबाह हो रहे थे, जो शहर एक खंडर में तब्दील हो रहे थे। आम बेकसूर, जो बेकसूर शहरी है वो मारे जा रहे थे। तो शायद यही लगा कि नेटो ने तो बेवफाई कर दी, अब और क्या बर्बादी हो। इसी वजह से जेलेंस्की ने शायद ये बयान दिया है। अब इस बयान के बाद देखना यह है कि रूस क्या ये हमले रोकता है, क्योंकि रूस यही सुनना चाहता था कि यूक्रेन या जेलेंस्की नेटो के साथ न जाए। अब जेलेंस्की का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद यही है आज जंग के 14th डेज में ये स्टेटमेंट आया है तो लगता है कि शायद ये जंग थम जाए, रुक जाए। और हम सबकी भी दुआ यही है, जो भी इस देश में शांति चाहते हैं, पूरी दुनिया में पीस चाहते हैं, वो हर पीसफुल इंसान यही चाहेगा कि ये खून खराबा बंद हो। तो मेरी भी यही दुआ है किसी तरीके से मामला बातचीत से सुलझ जाए। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि वो शांति के लिए रूस के साथ बातचीत करने को भी तैयार है। तो बातचीत का दौर आगे बढ़ना चाहिए और ये जंग थमनी चाहिए। तो ये तो अपडेट यूक्रेन की। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें कोई सबूत नहीं, जिसमें कोई गवाह नहीं, एकदम एक ब्लाइंड मर्डर। और उस मर्डर को तफ्तीश करनी है पुलिस को। पुलिस 1 साल तक तमाम जी तोड़ कोशिश करती है, कातिल तक पहुंच जाए, कोई सुराग मिले, कोई सबूत मिले, कोई गवाह मिले। लेकिन हाथ खाली, कातिल आज़ाद घूम रहा है और पुलिस केस को सॉल्व ही नहीं कर पाती है। फिर आखिर में एक तोता आता है। अब तोता बहुत कुछ उगलता है, लेकिन अब यहाँ पे पुलिस के सामने एक लीगल दिक्कत, कानूनी दिक्कत, कि तोते की बात के बाद बाकी जांच तो मुमकिन है, लेकिन तोते की गवाही अदालत में कैसे कराएं? अब एक जानवर, एक परिंदा, कानून की डिक्शनरी में, किताबों में कहीं इनकी गवाही के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो तोते की गवाही अदालत में मान्य ही नहीं है। तब तोते को कैसे, और तोता बोलेगा भी नहीं, इंसानी ज़ुबान कहाँ बोलता है। और जिस तरीके से अदालत में मिलॉर्ड सवाल पूछते हैं तो सवाल जवाब कहाँ से एक तोता करेगा। लेकिन फिर भी ये केस सॉल्व हुआ। अब कैसे, पूरी कहानी कहाँ की है? ये कहानी है अमेरिका के एक शहर मिशिगन की। और मिशिगन में ही एक जगह है सैंड लेक। इसी सैंड लेक इलाके में एक फैमिली रहती थी। ये फैमिली थी मार्टी एंड ग्लेना की। मार्टी और ग्लेना दोनों हस्बैंड वाइफ थे। हालांकि इन दोनों की ये दूसरी शादी थी। मार्टिन की भी पहली शादी हो चुकी थी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ का नाम क्रिस्टीना था, डिवोर्स हो गया। ग्लेना की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका हस्बैंड से अपने डिवोर्स हो गया। बाद में मार्टी और ग्लेना ने आपस में शादी कर ली। इन दोनों की पहली शादी से 2 बच्चे थे और वो दोनों बच्चे इन दोनों के साथ रहते थे। मार्टी की भी ठीक ठाक माली हालत थी, ग्लेना भी जॉब करती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में मार्टी को चोट आ जाती है, लग जाती है, और उसकी थोड़ी सी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना टहलना बंद हो जाता है।
तो वो ज़्यादातर वक्त अपना शिकार में ही बिता देता है। इधर ग्लेना जो थी उसको शुरू से ही जुए की लत थी। जब मार्टी ठीक ठाक था तब वो उसके साथ कैसीनो जाती, जुआ खेलती, मार्टी भी खेलता, लेकिन ग्लेना लती हो चुकी थी, आदी हो गई थी और पैसे हारती थी। धीरे धीरे वक्त बीता, चूँकि मार्टी अब फुल फ्लेज इतना कमाई नहीं हो रही थी उससे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया था, लेकिन ग्लेना जो कमाती उसमें से ज़्यादातर पैसे वो जुए में हार जाती। फिर बीच में जुए में हारती, घर की जिम्मेदारी थी, गाड़ी और घर दोनों EMI पर था, उसके भी तकाज़ा होने लगे बैंक से। फिर वो बीच में ड्रग्स लेने लगी। धीरे धीरे ड्रग्स लेने के बाद उसके अंदर अजीब सा परिवर्तन भी आया। कई बार वो चिड़चिड़ी हो जाती, लड़ाई करती, झगड़ा करती, कई बार सुसाइड करने का मन करता, लेकिन फिर भी दोनों की ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। एक बार तो नौबत यह आया कि बैंक वालों ने कहा कि गाड़ी और घर दोनों जब्त कर लेंगे, क्योंकि वक्त पे EMI नहीं दिया। मार्टी ने बोला कि तुमको हमने इंतज़ाम करके पैसे दिए। असल में वो पैसे भी वो जुए में हार गई, और उसने झूठ बोला मार्टी से कि मैंने तो पेमेंट कर दिया, पता नहीं बैंक वालों को कैसे ये गलतफहमी हो गई है। लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि ये सारी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ जा रही हैं और कभी ना कभी सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी, फाइनेंशियली भी हालत ठीक नहीं है। दोनों बच्चे साथ में थे। वक्त बीतता गया। 2015 13 मई 13 मई 2015 की तारीख आती है। 13 मई 2015 की तारीख आती है। उससे पहले हुआ ये कि इसी सैंड लेक के घर में, मिशिगन में, मार्टी और ग्लेना ये दोनों अपने घर में पिछले 2 दिन से बाहर नहीं निकले। बच्चे कहीं और थे इनके रिलेटिव के पास कुछ दिनों से। अब मार्टी और ग्लेना घर से बाहर निकले नहीं। आमतौर पे जो रोज़मर्रा होता है, पड़ोसी होते हैं, वो जानते हैं कि कौन किस वक्त बाहर निकलता है, कौन काम पे जाता है, कौन क्या कुछ करता है, डेली रूटीन की चीज़ें। तो 2 दिन तक जब इनके घर के दरवाजे नहीं खुले, दोनों मियाँ बीवी बाहर नहीं आए, तो पड़ोसियों को थोड़ा सा कुछ डाउट हुआ। इसी के बाद एक पड़ोसी ने 13 मई को दरवाजे पे नॉक किया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने बेल भी बजाई, नहीं आवाज़ आई। फिर उसने दरवाजे को पुश किया तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, पर जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो अंदर उसने पहला कदम रखा, उसकी चीखें निकल गईं। सामने फर्श पर 2 लोगों की लाशें पड़ी थी, एक मेल और एक फीमेल। उसने उन दोनों को ध्यान से भी नहीं देखा और बदहवास चीखती हुई घर से बाहर आई। बाहर उसकी चीख सुन के बाकी पड़ोसी इकट्ठा हुए। पड़ोसियों ने हिम्मत की, घर के अंदर दाखिल हुए। देखा तो सामने मार्टी और ग्लेना खून से लथपथ पड़े हुए हैं। फौरन किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस की टीम आई। कोई अब तक लाश के पास गया नहीं था। पुलिस ने अब डेड बॉडी को उठाने का काम शुरू किया। उसने पहले मार्टी की बॉडी उठाई। जैसे ही उस लेडी ग्लेना की बॉडी को पुलिस ने उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे टच किया बॉडी को, अचानक ग्लेना चीख पड़ी, कहती क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो असल में उन 2 लाशों में से एक लाश अब तक जिंदा थी और वो ग्लेना मरी नहीं थी। फौरन ग्लेना को पुलिस अस्पताल ले गई। वहाँ पे उसका इलाज हुआ। कान के पास से गोली छूते हुए निकल गई थी ग्लेना को। हालांकि चोट लगी थी, लेकिन इत्तेफाक से खतरा नहीं था जान को। जबकि दूसरी तरफ मार्टी के शरीर से 5 गोलियां मिली। अब एक सुसाइड नोट भी मिला, और वो सुसाइड नोट जो है वो ग्लेन के हाथ का लिखा हुआ था, ग्लेना के। अब पुलिस ये समझ में नहीं आ रही, और पड़ोसी यही कि शायद ग्लेना ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसी ने अपने पति को गोली मार दी। पुलिस ने थोड़ा इंतज़ार किया। डॉक्टरों ने जब वो फिट हो गई तो कहा आप स्टेटमेंट लीजिए। डॉक्टर ने ग्लेना से बात की। उसने कहा कि मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, वही मेरी ज़िंदगी थी, और हाँ हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली, बाकी चीज़ें, लेकिन मैं अपने पति को गोली क्यों मारूंगी। बल्कि मैं तो चाहती थी हमेशा उसके साथ रहूं। और किसने मारी, उसने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि एक गोली लगी और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे मार्टी की भी हालत पता नहीं। अब पुलिस ने सारे घर की तफ्तीश की। फिर बच्चे आ गए, उनसे पूछताछ की, पड़ोसियों से पूछताछ की, कोई क्लू, कोई सुराग नहीं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने इनाम भी डिक्लेयर किया कि कोई इस कत्ल के बारे में सुराग दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं।
धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इस दौरान में सारे कॉल डिटेल और ये सब भी निकाले गए। हालांकि घूम फिर के पुलिस को शक गिलेना पे भी हुआ। गिलेना से कई बार पूछताछ की। उधर गिलेना की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी बीच बीच में, तो कई बार रो पड़ती, कई बार उसकी याददाश्त कमज़ोर होती, कुछ बातें बताती कुछ नहीं बताती। लेकिन कोई ऐसा सबूत, पुलिस को शक तो था लेकिन कोई सबूत ही नहीं था कि वो गिलेना को कातिल करार दे अपने ही पति का। वक्त बीतता गया, पुलिस के हाथ खाली थे, तमाम तफ्तीश कर ली। 13 मई 2015 को डेड बॉडी मिली थी और मई 2016 आ गया, मई 2016, 1 साल बीत गया। इस दौरान ये हुआ कि जब ये दोनों लहूलुहान मिले, उसके बाद माटी की मौत हो गई, गिलेना हॉस्पिटल से घर आ गई। तो माटी की पहली वाइफ क्रिस्टीना ये घर आई, और ये उस वक्त घर आई जब गिलेना हॉस्पिटल में थी और माटी की डेथ हो चुकी थी। अब बच्चे तो रिश्तेदार के पास थे। ये जो तोता था एक माटी के घर में, ये अफ्रीकी तोता था, ग्रे कलर का, इसका नाम था बड। ये तोता असल में क्रिस्टीना ने ख़रीदा था जब उसके साथ माटी की शादी हुई थी, पहली वाइफ उसकी। तो जब उसके पहले हस्बैंड की मौत की खबर आई तो वो भी शोक जताने आई। फिर पता चला बच्चे तो अपने नाना नानी के पास हैं और माटी मर चुका है, गिलेना हॉस्पिटल में है। घर में बचा इकलौता तोता, अब उसकी देखभाल कौन करे। क्रिस्टीना चूँकि उस तोते के साथ रह चुकी थी, उससे प्यार था, वो उस तोते को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। अब तोता क्रिस्टीना के पास है, यानी माटी की पहली पत्नी के पास। इधर पुलिस के हाथ खाली हैं, साल बीत गया। पूरे साल बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता है। मई 2016 की तारीख आ जाती है। अचानक एक रोज मिशिगन पुलिस एक टीवी चैनल पर करीब 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो देखती है एक तोते का, जो उस वक्त 2015 में मिशिगन में काफ़ी चर्चे की बात थी, मतलब उसको लेके काफ़ी बातें हो रही थी। वो इसलिए कि वो जो तोता था वो इंसान की मिमिक्री करता था और आवाज़ निकालकर उसी तरीके से बात करता था। उन्हीं पुलिस वालों में से एक को पता चला कि ये जो तोता है इसका नाम बड है और ये क्रिस्टीना का तोता है, माटी जिसका कत्ल हुआ उसकी पहली वाइफ। अब पुलिस के कान खड़े हुए और वो तोता वायरल हो रहा था और वो तोता 2 शब्द बोल रहा था जिसकी वजह से भी वो वायरल हो रहा था, और वो 2 शब्द के बड़े मतलब थे। पुलिस ने क्रिस्टीना को कांटेक्ट किया। क्रिस्टीना पुलिस के पास आई। उसने कहा कि ये जो तोता है, जो वीडियो है, ये क्या है, इसकी कहानी। तब क्रिस्टीना ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब इस तोते की परवरिश करने के लिए, चूंकि माटी की डेथ हो चुकी थी, वो उसे अपने साथ लेकर आ गई। तो जब घर पे लाई तो उसने नोटिस किया कि ये तोता जो है ये माटी की आवाज़ निकालता है और माटी की आवाज़ में बोल रहा है। तो उसने कहा क्या बोला। उसने कहा जब मैं इसको पहली बार घर लेकर आई थी और तब वो नया नया माटी की मौत हुई थी उस वक्त, तो ये कुछ 2 ही शब्द रट रहा था बार बार तोता, और एकदम माटी के स्टाइल में। तो उसने कहा वो कौन से शब्द थे। तो उसने कहा पहला था, ये बार बार तोता कह रहा था शट अप शट अप, और दूसरा था डोंट शूट डोंट शूट। तो उसने कहा बस ये 2 ही लाइनें जो हैं ये माटी की आवाज़ में तोता बोल रहा लगातार, शट अप एंड डोंट शूट। अब एक तोते के मुंह से ये 2 चीज़ें, इससे 2 मतलब। अब पुलिस वालों ने इस पर पूरा रिसर्च करना शुरू किया। तो शट अप का मतलब यहाँ पे पुलिस ने निकाला कि माटी उस वक्त गुस्से में था, और डोंट शूट का मतलब ये हो कि कोई ना कोई माटी को गोली मारना चाह रहा था और माटी उसे रोक रहा था। पुलिस ने कहा क्रिस्टीना से कि जब ये तोता बोल रहा था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं कांटेक्ट किया। उसने कहा शुरू में उसे खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या है। बाद में उसे लगा कि शायद ये माटी की आवाज़ है, और माटी ही नहीं, कुछ आखिरी वक्त में ऐसा बोला होगा। लेकिन अब एक तोते की गवाही कोई इंसान कैसे माने, तो मैं इसको लेके बड़ी कंफ्यूज थी। फिर मैंने इसका वीडियो बनाया, चूँकि तोता दिन भर ये बोलता रहता था, तो मैंने उसका वीडियो शूट किया करीब 1.5 मिनट का। और उस वीडियो को शूट करने के बाद मैंने रख लिया। मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं गई कि पुलिस वाले भी हंसेंगे। और एक रोज़ कुछ दोस्तों से मैंने शेयर किया, तो उन्होंने कहा इसको किसी चैनल को दे दो। तो मैंने एक टीवी चैनल को दे दिया और इत्तेफाक से उस टीवी चैनल ने इसको चला दिया, और उस टीवी चैनल के थ्रू पुलिस तक ये बात पहुंची। अब पुलिस के पास एक क्लू था। माटी की आवाज़ निकालने वाला तोता कह रहा है शट अप एंड डोंट शूट। किसे वो शट अप कह रहा है और किसे वो डोंट शूट कह रहा है। पुलिस ने फिर से
1 साल पहले की सारी चीज़ें खंगालनी शुरू की। तो जो बातचीत थी उससे जो जितने भी एक्सपर्ट रिसर्च करके सब निकाला, उसमें ये था मतलब कि मार्टी जिससे भी कह रहा था वो उसका जानकार था कि डोंट शूट और शट अप, वो उसका ख़ास था। तब उस घर में उस दिन जो पुलिस ने पड़ोसियों से सारे बयान लिए, तो कोई भी ऐसा नहीं मिला था विटनेस की जिसने किसी बाहरी शख्स को अंदर आते हुए देखा और या फिर बाहर जाते हुए देखा। तो पुलिस को लगा कि ये बात ग्लेना ही का कर सकती है, और शायद मार्टी ने ग्लेना को ही रोका कि डोंट शूट। अब सवाल यह कि तोते की गवाही है, लेकिन कानून मानेगा नहीं, पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस ने साल भर के बाद ग्लेना को दोबारा उठाया, तोते की बातें कराई, बताई, और इसके बाद थोड़ा सा अपने तरीके से शायद पूछताछ की। इस बार जब पूछताछ की तो लंबा वक्त इसमें भी लगा। ग्लेना लगातार इनकार करती रही, पुलिस को उलझाती रही। 2016 में तोते की कहानी सामने आई और अब 2017 आ गया, 2017, यानी मार्टी के कत्ल को 2 साल हो चुके थे। लेकिन 2017 में आखिरकार पुलिस ने हर तरफ से जब सारे सबूत निकाले और कहा कि कोई और कातिल नहीं है सिवाय तुम्हारे, ग्लेना टूट गई। और फिर ग्लेना ने अपना एक वालिद जुर्म किया। उसने कहा कि मुझे जुए की लत थी, ड्रग्स लेने लगी, जो कर्जा बढ़ रहा था EMI का, बैंक के घर और गाड़ी तक गिरवी हो गए थे। मुझे मार्टी ने कुछ पैसे दिए, वो भी मैं जुए में हार गई। मार्टी मुझे इस बारे में हमेशा टोकता था, तो हमारे बीच में ज़्यादा लड़ाई होने लगी। फिर मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, पर सुसाइड करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। तो मुझे लगा कि ये तो रोक टोक चलता रहेगा, मार्टी मुझे टोकता रहेगा। तो मुझे लगा कि इस झंझट से निकलने का एक ही तरीका कि मार्टी को ही रास्ते से हटा दूँ, और इसीलिए मैंने मार्टी को गोली मारी। 1 2 नहीं बल्कि 5, और पुलिस को उलझाने के लिए खुद एक गोली अपने कान के पास से छूते हुए बाहर निकाल दी, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि या तो मुझे भी गोली मारने की कोशिश की गई थी। उसने एक वालिद जुर्म किया। पुलिस ने फिर उसको मार्टी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, और इस तरीके से ये केस सुलझा एक तोते की वजह से। लेकिन पुलिस के सामने ये था कि तोते की गवाही की वजह से बाकी चीज़ें तो मिली, लेकिन तोते की गवाही कोर्ट में मान्य नहीं थी। तो जो बाकी सपोर्टिव एविडेंस थे वो पुलिस को कलेक्ट करने थे। फिर ग्लेना के बयान के बाद वो पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की जिससे ग्लेना ने कत्ल किया था। वो मोटिव भी सामने आया। फिर वो सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। सारी चीज़ें काफ़ी थी ग्लेना को कातिल करार देने की। लेकिन इस केस की जड़ में, इस केस को खोलने की बुनियाद में जो सबसे ऊपर रहा वो था बड, अफ्रीकी ब्रांड का वो तोता, ग्रे कलर का, जो मार्टी का तोता था। और ग्लेना जो है जब कत्ल हुआ तब यही चीज़ गलती कर बैठी थी। जिस रूम में कत्ल हो रहा था ये तोता उसी रूम में पिंजरे में था, और वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और अपने कानों से सुन रहा था। तो जब गोली चली, जब पहले पिस्टल निकाली, तब मार्टी को लगा था कि ये ऐसे ही मजाक कर रही है, लेकिन फिर उसने गुस्से में डांटा था शट अप। लेकिन जब उसने फिर कहा कि अब मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ, तब उसने कहा था डोंट शूट कई बार। और तोते ने ये सारी चीज़ें सुनी और देखी भी। कत्ल होने के बाद जब तोता वहाँ से निकला तो तोते ने उसी मार्टी के आवाज़ में लगातार ये 2 ही चीज़ें कहीं जो उसने आखिरी वक्त में देखा था। अपने मालिक के कत्ल का वो चश्मदीद था, और ये 2 शब्द जो मार्टी की ज़ुबान से निकले वो उसने पकड़ लिए, और वो उन्हें रटता रहा। तब तक रटता रहा जब तक क्रिस्टीना उसकी इस बात को समझ नहीं गई कि ये कुछ कह रहा है। और इस तरह से एक तोते ने अपने मालिक के कत्ल का राज उगल दिया और कातिल तक पुलिस को पहुंचा दिया। तो ये थी कहानी, एक तोते की कोशिश, एक तोते की वजह से एक इंसान का पकड़ा जाना। कैसी लगी कहानी, आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले सिलसिला उद्देश मिश्रा, हैप्पी बर्थडे उद्देश मिश्रा जी। और ईशा मिश्रा इनकी सिस्टर हैं, और श्रीधर मोहन उन्होंने भेजा है। इसके अलावा सार्थक, इनका फर्स्ट बर्थडे है, तो सार्थक साहब बहुत बहुत नन्हे मुन्ने मेहमान, आप हैप्पी बर्थडे। खूब बड़े होकर नाम कमाएं, शोहरत कमाएं, दौलत कमाएं, अच्छी सेहत दे ऊपर वाला, हमेशा अच्छे रहें। और सूरज छेत्री जी ने भेजा है, इनके बेटे हैं तेल अवीव इजराइल से। इसके अलावा नेहा हैं आसनसोल से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नेहा। और इम्तियाज़ ने भेजा है। साथ में अक्षय चौधरी एंड ये
7 जैट रेजिमेंट जम्मू में है इस वक्त पोस्टेड, और साथ में पलक चौधरी इनकी पत्नी, दोनों की 5 मार्च को एनिवर्सरी थी, मैं भूल गया तो माफ़ी के साथ बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अक्षय चौधरी साहब आपको भी और पलक चौधरी जी आपको भी। आप लोग हमेशा खुश रहें। इसके अलावा विट्ठल दास प्रभु हैं, बेंगलोर से एक अच्छा खासा लंबा सा मेल लिखा है और जितनी अच्छी बातें लिखी हैं, तो विट्ठल दास साहब दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कपिल शर्मा हैं, ये पिन गेन स्टोरी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा नितिन पड़वी हैं, सोमनाथ मंदिर की कहानी सुनना चाहते हैं। साथ में विनोद सिनवर हैं, इन्होंने कहा मैं आपको कई बार मेल करता हूँ, आप जवाब नहीं देते, तो अब आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। पीयूष बघेल हैं, राजेश बालकृष्ण हैं और हर्षा मर्डर कर्नाटका की कहानी सुनना चाहते हैं। चरणजीत चांडवाल हैं, इसके अलावा रजनीकांत पटेल हैं, और इन्होंने कहा कल विमेंस डे पे आपने ऐसी कहानी सुनाई, वो गर्लफ्रेंड वाला चक्कर, तो अच्छा चले याद दिलाया, कल एक तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, विमेंस डे विश करना बिलेटेड सभी हमारी ग्रैंड तक फैमिली मेम्बर की, सभी को हैप्पी विमेंस डे। सब अच्छे रहें, हमेशा रहें, आपकी वजह से ये दुनिया, आपकी वजह से ये घर है। शुभम सेन है, इसके अलावा गुरमेहर सिंह हैं, और ये कश्मीर फाइल्स के बारे में मैं रिव्यू जानना चाहते हैं, मैंने देखी नहीं अभी तक। भरत शर्मा हैं और नोएडा में रहते हैं, इनकी फैमिली भी कहानी सुनते हैं। थैंक यू सो मच भरत, और ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। शाकिर मंसूरी हैं मुजफ्फरनगर से, इसके अलावा विकास रोहिल्ला हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। नारायण पांडा हैं उड़ीसा से, आकृति सिंह है झांसी से, और ये PACL चिट फंड और सेबी रिपोर्ट इसके ऊपर कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आकृति मैं जल्दी ही इसके बारे में डिटेल निकाल कर आपको सुनाता हूँ। नवदीप सिंह हैं, इसके अलावा सुनील चौधरी जी हैं। तो अब आप तमाम लोगों का शुक्रिया, जो कहानी की फरमाइश उसकी भी बारी आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।